हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की जी यून से, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है और उसका इंतजार कर रही है ताकि वो आकर इसे देख सके। किसी भी लड़की की तरह वो उसे मैसेज करती है और याद दिलाती है कि जल्दी आ जाए, लेकिन क्योंकि वो कुत्ते के साल में पैदा हुआ है, वो सिर्फ मैसेज में ही सॉरी बोल देता है। वो उसे कॉल तक करने की तकलीफ नहीं करता। वो उसे बताता है कि वो ट्रिप पर जा रहा है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो भी उसने प्लान किया था वो पोस्टपोन कर दे जब तक वो वापस ना आ जाए। जाहिर है जी यून पूरी तरह से टर्न्ड ऑफ हो जाती है और उसका मूड 0 से नीचे चला जाता है, क्योंकि इस आदमी ने वो सरप्राइज बर्बाद कर दिया जो वो इतने समय से तैयार कर रही थी। हमें पता चलता है कि लड़की ने इतनी मेहनत की, पैसे खर्च किए और एक केक खरीदा जिस पर लिखा था विल यू मैरी मी, यानी वही उसे प्रपोज कर रही है, क्योंकि आदमी सालों से बात को खींच रहा था और कभी उसे शादी के लिए नहीं पूछा। उस दिन के 8 महीने बाद उसकी कोई खबर नहीं आती, एक मैसेज तक नहीं। जी यून दिन ब दिन अपनी लाइफ जीने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टेम्पर थोड़ा शॉर्ट हो गया है। वो सबवे में एक लड़के पर गुस्सा करती है जिसे कोई मैनर्स नहीं है। वो उसके शोल्डर पर टिक कर अपने फोन में लगा रहता है। उसे एक वेदर वार्निंग मिलती है कि आज बहुत बारिश होगी। वो इमेजिन करती है कि वो चल रही है और फिर एक लंबा हैंडसम जवान आदमी आकर उसे उस डूबने से बचा लेता है। यहाँ तक कि उसका ड्रीम भी उसे धोखा देता है। जब वो सोचती है कि वो उसे अपने व्हाइट हॉर्स पर बिठाकर मैरिड लाइफ में ले जाएगा और आखिरकार दुनिया उस पर मुस्कुराई है, तभी बड़ा शौक लगता है। जब वो पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जाएगा, वो जवाब देता है काम पर। जब वो सबवे से बाहर निकलती है तो उसे वेदर धूप वाला और सुंदर मिलता है। तो भाई बारिश कहाँ है वेदर वालों? फिर उसे पता चलता है कि वो जल्दी ऑफिस पहुंच गई है, तो वो सोचती है कि ब्रेकफास्ट कर ले और कुछ पी ले काम शुरू करने से पहले। जब वो खा रही होती है, उसकी कलीग आखिर उसे दिन की गॉसिप देता है। वो उसे बताता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट में एक नया मैनेजर आने वाला है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो आदमी हंसता नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता, उसे किसी की परवाह नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका अपना इंटरेस्ट। अगर उसका काम अच्छा चल रहा है तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। और हाँ, उसकी डिक्शनरी में फेवर्स या प्लीज़ मेरे लिए जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब जी यून ऑफिस पहुंचती है, वो पाती है कि सब लोग कैंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो आदमी जो उन्हें आटे पर चलाने वाला है बिना उसे गंदा किए। उन्हें अपने मैनेजर के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है क्योंकि प्रोडक्शन लाइन रुक गई है। वो एम्प्लॉयज को ऐसे डांटता है जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हारी नर्व्स फ्रिज में रखी हैं जबकि मैं दूसरों के लिए जलती हुई कैंडल हूँ। वो उससे कहता है कि वो खुद फैक्ट्री जाकर देखे कि ट्रायल प्रोडक्शन क्यों रुका है। जी यून एक्सप्लेन करती है कि जगह बहुत दूर है और ट्रिप में 5 घंटे से ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैनेजर मानता नहीं। वो उसके लिए कंपनी हेलीकॉप्टर मंगवा देता है, वही जो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्री पर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है क्योंकि आइस का डिजाइन प्लानिंग स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करता। जी यून फैक्ट्री पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट से है, जैसे उसे ही खोया हुआ धागा ढूंढना है या क्राइसिस सुलझाना है। पहले वो उनके साथ नाइस बनने की कोशिश करती है ताकि वो उसके सजेशंस को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जब वो खुद आइस चेक करती है, वो कंफर्म करती है कि प्रोडक्शन वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रोडक्शन रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो डेडलाइन के लिए कमिटेड है। वो बैड पार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करती है और कहती है आइस चमक रहा है और ब्राइट वाइट भी है। क्योंकि वो बीच का रास्ता निकालना चाहती है, वो सजेस्ट करती है कि प्रोडक्शन जारी रखा जाए, फिर वो क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। सब उसकी सजेशन से अग्री करते हैं, लेकिन जब कैंग आता है वो सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर देता है और पूछता है कि वो एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसकी एफिशिएंसी सिर्फ आधी अच्छी है। जी यून एक्सप्लेन करती है कि अगर वो आइस बनाने में देरी करेंगे तो कंपेटिटर्स उनसे आगे निकल जाएंगे। कैंग मानता है कि देरी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रिलीज करें। दोनों में से हर एक साबित करना चाहता है कि उसकी ओपिनियन सही है। कैंग उससे कहता है कि ये अनप्रोफेशनल सोच उसके जैसे असिस्टेंट से नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो उसे नीचा दिखाकर बात कर रहा है, वो उससे पूछती है कि वो कौन है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कैंग है, वो शख्स जिससे सब डरते हैं, वो ऐसे चुप हो जाती है जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। जाहिर है उसकी ही बात चलती है और वो लोग तब तक प्रोडक्शन रोक देते हैं जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। कैंग के जाने के बाद जी यून सजेस्ट करती है कि वो कुछ बनाए जिसे आइस क्रूज कहा जाता है। वो उस पर हंसते हैं और एक उससे कहता है कि जाकर अपनी रिपोर्ट ऑफिस में लिखे, जैसे कह रहा हो बकवास बंद करो और अपना काम करो।
जब वो हेलीकॉप्टर में वापस जाने के लिए बैठी होती है, वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि कैंग उसके साथ राइड करेगा। वो अपना इंट्रोड्यूस करती है और उससे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसे पहले पहचाना नहीं था। कैंग में अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ एरोगेंस है, लेकिन जो स्ट्रेंज है वो ये कि वो उससे कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। जीयून उसे पहली बार देख रही है, फिर हेलीकॉप्टर टर्बुलेंस से गुजरता है और वो पूरी तरह अपना कंपोजर खो देती है। सच में उसे हक है डरने का। अगर मैं उसकी जगह होती, मैं भी टेरिफाइड हो जाती। वो कैप्टन से पूछती है कि क्या वो सब ठीक है, और वो जवाब देता है कि कोई डेंजर नहीं है। इस पूरे समय कैंग उसे पूरे काम से देख रहा होता है। वो हाइपर एक्टिव लग रही होती है और बिल्कुल टुगेदर नहीं। वो लाइफ जैकेट के बारे में पूछती है और बहुत ब्रेव होने का दिखावा करती है। कैंग को एक प्लास्टिक बैग देती है, जैसे कह रही हो कि अगर उसे डिजीनेस महसूस हो तो इस्तेमाल कर ले। मुझे नहीं पता क्यों उसे नोटिस नहीं होता कि वो आदमी जब से हेलीकॉप्टर में चढ़ा है तब से एक शब्द नहीं बोला। उसके चीखने और पैनिक करने के बाद वो बताता है कि लगता है वही है जो उस बैग का इस्तेमाल करेगी। जब वो ऑफिस पहुंचती है, उसका मैनेजर उसे डांटता है और कहता है मैंने तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने भेजा था और तुमने पूरा प्रोडक्शन रोक दिया। कितनी खुशी की बात है। इस बड़े डिजास्टर की वजह से वो हर किसी से सुबह उसके डेस्क पर क्राइसिस का सलूशन लेकर रिपोर्ट मांगता है। एम्प्लॉइज समझ नहीं पाते। अगर उनके पास सलूशन होता तो वो पूरे दिन चुप नहीं बैठे रहते। जीयून अपनी स्टॉपवॉच सेट करना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर काम पर आती है और वो एग्जैक्ट सेकंड पर भी निकल जाती है जब काम खत्म होता है। वो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रुकती। जब वो अपना काम खत्म करती है और स्टॉपवॉच बजती है, वो निकलने के लिए उठ जाती है। उसके कलीग सरप्राइज्ड होते हैं कि उसने अपना निकलने का टाइम सेकंड तक सेट किया है और वो बारिश के बीच में भी निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है, वो एक कागज पर जो स्टिकर से भरा है एक और स्टिकर चिपकाती है। हर स्टिकर दिखाता है कि वो तंग आ गई है और रिजाइन करना चाहती है, लेकिन 1 सेकंड से भी कम में वो अपनी बात वापस ले लेती है। क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में हुई घटना से अपसेट है, वो खुद को क्रिस्पी चिकन और एक ड्रिंक से रिवॉर्ड करती है और अपनी फ्रेंड को दिन भर की सारी रिडिकुलस बातें बताती है। जब वो फोन रखती है, उसे 2013 का एक फ्लैशबैक आता है और उसे याद आता है कि उसकी अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कैसे हुई थी। वो एक म्यूजिक प्लेस पर एक बैंड के लिए अप्लाई करने गई थी। जब उसने उसे देखा, उसने पूछा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसे सूट करेगा, तो उसने ड्रम्स की तरफ इशारा किया और वो सच में बैंड का हिस्सा बन गई। 2015 में उन्होंने साथ में परफॉर्म करना शुरू किया और उस समय उसे लगा कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और उस पर फोकस्ड है। 2017 में आर्मी से उसकी पहली लीव के दौरान वो शॉक्ड हो गई जब उसने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहता है ताकि पीस और अच्छे वेदर में एक सॉन्ग प्रोड्यूस कर सके। 2021 में जब वो उसे भूलने लगी थी, उसने उसे सरप्राइज कर दिया वापस आकर। वर्तमान में वापस उसने जो किया उसके बाद अब वो लव नाम की किसी भी चीज से नफरत करती है। अगले दिन हमें सरप्राइज मिलता है कि कैंग उसके साथ फ्लोर पर टीम लीडर बन गया है। जीयून को कोइंसिडेंस में उसे देखकर ही नर्वस होने लगता है। तो क्या होगा जब वो उसे दिन रात अपने सामने पाएगी? लंच पर उसकी कॉलीग यून उससे कहती है कि काश उसने 5 साल पहले कंपनी ज्वाइन न की होती। जीयून जवाब देती है कि अगर वो यून की उम्र में होती तो वो चाहती कि एक स्मार्ट और कॉम्पिटेंट व्यक्ति से फायदा उठाए, बजाय इसके कि एक मैनेजर के लिए असिस्टेंट की तरह काम करे जो सब कुछ उस पर डाल देता है। वो खाने ही वाली होती है कि उसकी माँ उसे कॉल करती है और बताती है कि वो उसके ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही है। जब जीयून जाती है, वो पाती है कि एक आदमी उसे बुला रहा है और खुद को उस व्यक्ति के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहा है जो उसका इंतजार कर रहा था। वो सॉरी बोलती है और बाहर जाकर अपनी माँ को इस बहुत अनप्लेजेंट प्रैंक के लिए कॉल करती है। क्योंकि उसकी माँ जानती है कि क्या होगा, वो फोन नहीं उठाती। उसी वक्त कैंग जीयून के पीछे होता है और अंदर आना चाहता है तो वो उससे साइड होने के लिए कहता है। जीयून को मजबूरन उस एक्सपेक्टेड ग्रूम के साथ बैठना पड़ता है। वो आदमी स्पॉन्टेनियस है और उससे अपने बचपन और बहुत पहले हुई सिचुएशंस के बारे में बात करता है। वो उसके साथ बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है और एम्बैरेस्ड है क्योंकि कैंग उसके सामने बैठा है और वो नहीं चाहती कि उसे पता चले कि वो मर्दों के साथ अरेंज डेट्स पर जाती है। बेचारा आदमी काइंडली उसके चेहरे से सॉस एक नैपकिन से पोंछता है, लेकिन वो एम्बैरेस्ड हो जाती है जब उसे कैंग उसके पास से गुजरता और सार्कास्टिकली हंसता हुआ दिखता है। एक इनवॉलंटरी मूवमेंट से वो अचानक गुस्से में आदमी का हाथ अपने चेहरे से हटा देती है। वो उसकी सडन रिएक्शन से स्टार्टल्ड हो जाता है और उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया। क्योंकि वो जेन्युइनली उसके लिए बुरा महसूस करती है, वो एक्सप्लेन करती है कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है और अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हुए क्राइसिस से बाहर नहीं आई है, इसलिए
वो उसके साथ गलत नहीं करना चाहती। जब वो कंपनी वापस आती है, दूसरे डिपार्टमेंट का एक मैनेजर उससे मिलता है और उसे एक वेडिंग इन्विटेशन देता है, कंफर्म करते हुए कि उसे जरूर आना चाहिए। मैनेजर के जाने के बाद जी यून से बात करती है और एक्सप्लेन करती है कि काश वो उस मैनेजर के साथ काम कर पाती, क्योंकि इंटेलिजेंस और कामनेस में वो उसका रोल मॉडल है। उसी वक्त कंपनी में जहां भी वो चलती है, लोग उसे शादी की बधाई देते हैं या कहते हैं, मुझे नहीं पता था तुम अरेंज्ड डेट्स में इंटरेस्टेड हो। जी यून हैरान रह जाती है जो हो रहा है उससे। यून भी उसे देखती है, ये जानना चाहती हुई कि क्या उससे कोई सीक्रेट छुपा रही है। फिर जी यून एक कॉलीग से जानती है कि उसके बारे में एक पोस्ट है जिसमें कहा गया है कि वो कुछ देर पहले अरेंज डेट पर थी। कैंग तुरंत उसके दिमाग में आता है, क्योंकि किसी और ने उसे उस आदमी के साथ बैठे नहीं देखा था। वो उसके पास जाती है जब वो कॉफी बना रहा होता है और उसे एक्सप्लेन करती है कि उसे अरेंज डेट के लिए मजबूर किया गया था, कहते हुए कि उसे कैसे उम्मीद है कि उसे जवाब पता होगा। जब वो नोटिस करती है कि वो वेडिंग इन्विटेशन पर फोकस्ड है, वो उसे बताती है कि ये दूसरे डिपार्टमेंट वाले मैनेजर का है। वो जाने ही वाला होता है तो वो उसे ऑफर करती है कि वो भी उनके साथ वेडिंग में आए, क्योंकि ये कॉलीग्स को जानने का एक चांस है। वो उसे देखता है और कहता है, मैं पहली जगह क्यों अटेंड करूं। ईमानदारी से जी यून को समझ नहीं आता उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वो अपनी माँ से फोन पर बात करती है और उसे ग्रूम से सरप्राइज करने के लिए डांटती है। लड़की मैरिज के टॉपिक पर इतना बड़ा इशू बना देती है कि वो पूछती है, इस उम्र में कौन शादी करता है आजकल। उसकी माँ गलती से बोल देती है और उसे याद दिलाती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इतने सालों तक क्यों रही। जैसे ही उसका नाम आता है, जी यून को चोट लगती है। वो अपनी माँ को कंफर्म करती है कि वो शादी नहीं करेगी, फिर गुस्से में फोन रख देती है। अगले दिन वो एक ब्रॉड मीटिंग में होती है और शॉक्ड हो जाती है जब उसका मैनेजर उसका प्लान एक्सप्लेन करता है। प्रॉब्लम यह है कि वो इसे खुद का बता रहा है, हालांकि जब उसने ये अपने कॉलीग्स के सामने देखा उसे पसंद नहीं आया। वो उस मैनेजर का रोल निभा रहा है जिसे सब कुछ खुद करना चाहिए। जी यून उससे गुस्सा हो जाती है और डिवाइस में एक मूव बनाती है, फ्लैश ड्राइव निकाल देती है ताकि वो एक्सपोज हो जाए और खुद एक्सप्लेन करे। आखिरकार वो सिर्फ किसी और की मेहनत चुराने में अच्छा है। वो स्टम्बल करना शुरू कर देता है और उसे पता नहीं होता क्या बोले। कैंग इस क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन जारी रखने पर ऑब्जेक्शन करता है और कहता है कि उन्हें तब तक मैन्युफैक्चरिंग रोकनी चाहिए जब तक वो बेटर स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस न कर लें, क्योंकि लगता है कि वो जानता है कि मैनेजर ने जी यून का आइडिया चुराया है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और मैनेजर्स के सामने उससे कहता है कि वो आइडिया बताए। वो जवाब देती है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है। बाद में जी यून अपने मैनेजर से गुस्सा है। वो एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर उसे कर्स करती है ताकि कोई सुन न सके। फिर वो कैंग से सरप्राइज्ड हो जाती है, जो पूछता है कि उसने अपना आइडिया एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। वो उसे उस चांस को न लेने के लिए डांटता है जो उसने उसे दिया था। जाने से पहले वो एक्सप्लेन करती है कि उसने आइसक्रीम वाला आइडिया इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वो अभी उसके बारे में श्योर नहीं है। उसी मोमेंट उसे नोटिस होता है कि वो अपनी नोटबुक भूल गई है। वो स्टेशन पर उसके पास जाता है। जब वो उसे देखती है, वो सरप्राइज्ड हो जाती है, जैसे कह रही हो, ये क्या है, क्या तुम मेरे पीछे जानबूझकर आए। वो उसे नोटबुक देता है और बताता है कि वो उसे भूल गई थी। वो उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग निकला और इतनी दूर सिर्फ नोटबुक देने आया। वो और भी सरप्राइज्ड हो जाती है जब वो बस में चढ़ती है और वो उसके बगल में बैठ जाता है। वो अपने मन में कहती है, सारी सीटें खाली हैं और उसे मेरे बगल में ही बैठना था। वो उसे बताता है कि उसने उसके नोट्स थोड़े से पढ़े क्योंकि उसे जानना था कि वो किसके हैं, और वो एक्सप्लेन करता है कि उसे कंफर्म हो गया कि उसके पास एक्सीलेंट आइडियाज से भी ज्यादा कुछ है। क्योंकि वो एम्बैरेस्ड फील करती है, वो टॉपिक बदल देती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, जैसे उससे उनके मैनेजर कॉलीग की शादी के लिए गिफ्ट मनी मांग रही हो। यहाँ उसे शॉक लगता है जब वो कहता है, क्या कोई अपनी एक्स वाइफ को भी वेडिंग मनी देता है। वो ये शब्द उस पर फेंकता है, उतर जाता है और उसे बिना किसी जवाब के छोड़ जाता है।